13वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से शुरू। अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। ज्ञानव्यापी मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव बोले, ये फैसला इंसाफ की जीत है। सिर्फ पुरुषों वाली तालिबान सरकार के विरोध में अफगानिस्तान में आज फिर सड़कों पर उतरी महिलाएं। 50% मंत्रियों पर संयुक्त राष्ट्र ने लगा रखी है पाबंदी। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार पर सऊदी अरब का बयान, हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान और सभी पक्ष शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ओडिशा सरकार ने पंचायत निकायों में SC, ST, OBC के आरक्षण की सीमा 50% तय की। ओडिशा विधानसभा में बिल पास। और धोनी के वर्ल्ड कप टीम के मेंटर बनाए जाने का हुआ विरोध। IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहते नहीं बनाए जा सकते मेंटोर। हरियाणा सरकार ने करनाल में चल रहे किसानों के विरोध के बीच करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को गुरुवार मध्यरात्रि तक बढ़ाने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान उन IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने किसानों पर पुलिस एक्शन के आदेश दिए थे। बीते दिनों करनाल में किसानों के प्रदर्शन के बीच एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें करनाल के पूर्व SDM आयुष सिन्हा पुलिस अधिकारियों को किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर फोड़ देना। हां, कहां पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूं। सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। किसान मोर्चा 28 अगस्त को करनाल में प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की वजह से एक किसान के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। मोर्चा की मांग है कि आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए जाएं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि आयुष सिन्हा के हिंसक कार्रवाई के आदेश के एक दिन बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। वो अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अतिरिक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। किसानों और उनके प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वे मिनी सचिवालय के बाहर ही धरना जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि अलग अलग धरना स्थलों से भी किसान करनाल की तरफ कूच कर रहे हैं या इसकी तैयारी में हैं। इस बीच किसान मोर्चा और प्रशासन के बीच 2 बार बातचीत भी हुई है, लेकिन बेनतीजा रही। इसके बाद किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठने का फैसला किया है। मिनी सचिवालय के सामने मुख्य विरोध स्थल के अलावा किसान लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहां वे डेरा डालकर जमे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार के ठीक सामने लगभग 10,000 की क्षमता वाला एक तंबू भी खड़ा किया है। ये तंबू दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शनों के तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें लोहे के फ्रेम और वाटरप्रूफ कवर भी लगाया गया है। इससे समझा जा रहा है कि ये किसानों का नया धरना स्थल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अमेरिका के लुइजियाना राज्य में तूफान ईडा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। हालांकि अब तूफान की हलचल धीमी है, लेकिन इसकी वजह से बड़ी संख्या में हुई मौतें, संपत्तियों के नुकसान और तबाही ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान क्लाइमेट चेंज की तरफ खींचा है। हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक नई रिपोर्ट में बताया कि ऐसी घटनाएं और इनमें समुदायों और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान 1970 के बाद से बढ़ी है। अमेरिकी राज्य में 21 अगस्त को आई भारी बाढ़ में 22 लोग मारे गए। लुइजियाना में तूफान की वजह से 10 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। तूफान के बाद करीब 10 दिनों तक बिजली गुल रही। एक्यूवेदर के मुताबिक ईडा को श्रेणी 4 के तूफान में रखा गया, जिससे अटलांटिक तट समेत 8 अमेरिकी राज्यों में 71 लोगों की मौत जबकि $90 अरब का नुकसान हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, गर्मियों में 10 करोड़ अमेरिकी पूर्वोत्तर में चरम मौसम से, पश्चिम में जंगल की आग से और फिर खाड़ी तट से प्रभावित हुए हैं। तूफान की वजह से तेल और गैस उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडा से समुद्री तेल और गैस उद्योग को 2005 में आए तूफान कटरीना के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गार्डियन की एक रिपोर्ट बताती है कि इलाके के 88% समुद्री तेल उत्पादन बंद हैं, जबकि 100 से ज्यादा प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म खाली हैं। अमेरिका का 10 लाख बैरल उत्पादन यानी 16% सिर्फ मेक्सिको के तटीय क्षेत्र से आता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि तेल उद्योग को 1.75 करोड़ बैरल का नुकसान हो गया है।
यही नहीं, इस तूफान की वजह से आने वाले समय में अमेरिका के कुल तेल उत्पादन में 3 करोड़ बैरल की कमी आ सकती है। ऐसी घटनाओं का समुद्री जीवन पर भी विपरीत प्रभाव होता है। अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने कहा कि वो तेल रिसाव के 350 मामलों की जांच कर रहा है। अमेरिका स्थित एक स्वतंत्र शोध संगठन क्लाइमेट सेंट्रल ने दिसंबर 2020 में अपने परिणाम बताते हुए कहा था कि न्यू जर्सी में 6,825, न्यूयॉर्क में 5,293 और मैसाचुसेट्स में 4,818 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट को 2050 तक एक सामान्य वर्ष में कम से कम एक बार तटीय बाढ़ का खतरा है। ये तीनों राज्य अटलांटिक तट पर स्थित हैं, जहां ईडा तूफान रुका हुआ है। संगठन ने यह भी कहा कि कई राज्यों में 2050 तक तटीय बाढ़ के संपर्क में आने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग में भारी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। इनमें वर्जीनिया में 273%, फ्लोरिडा में 774% और कनेटिकट में 344% वृद्धि हो सकती है। इससे पता चलता है कि प्रभावी जलवायु कार्रवाई आर्थिक न्याय से भी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर और वैश्विक स्तर पर गरीब समुदायों और देशों को असमान रूप से जलवायु परिवर्तन का खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए बिना किसी हलचल के तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्र की भाजपा सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बीच राजधानी दिल्ली में फिजिकल रामलीला मनाने की कोशिश में है। इसके लिए दिल्ली के झंडेवालान स्थित मंदिर में मंगलवार को बैठक भी हुई। आरएसएस दिल्ली इकाई के प्रमुख कुलभूषण आहूजा, भाजपा नेता और डीडीए सदस्य नरेंद्र चावला, भाजपा उपाध्यक्ष अशोक गोयल, एमसीडी नेता और 60 से ज़्यादा रामलीला समितियों की इस बैठक में तय हुआ कि इस साल से रामलीला का आयोजन फिजिकल रूप से किया जाएगा। देश एक बार फिर त्योहारों के सीजन में कदम रखने को तैयार है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा से लेकर दिल्ली में दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों समेत बड़ी संख्या में धार्मिक आयोजन होने हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, जिससे कोरोना की तीसरी लहर का संकट और गहरा सकता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने 23 अगस्त को जारी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि संक्रमण की तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में अपनी पीक पर पहुंच सकती है। NIDM ने अपनी रिपोर्ट में चेताया कि पिछले कुछ दिनों में दैनिक संक्रमण मामलों की संख्या घटी है, लेकिन संक्रमण दर में इजाफा देखा गया है, जबकि देश का आर काउंट जुलाई के आखिरी दिनों में 0.96 से बढ़कर 1 पर आ गया है और ये चिंता का विषय है। लव कुश रामलीला समिति के सचिव अर्जुन कुमार के मुताबिक दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मैदान इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल चुकी है। उन्हें अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले का इंतजार है, जिसने अपने हालिया जारी आदेश में राजधानी में किसी भी तरह की भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी है। भाजपा और इससे जुड़े संगठन देश में धार्मिक समारोह के आयोजन की मांग कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों ने सूझबूझ दिखाते हुए ऐसे आयोजनों पर पाबंदियों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में शुक्रवार से गणेश चतुर्थी है। हालांकि सरकार ने 11 दिन चलने वाले उत्सव में रखे जाने वाली गणेश की प्रतिमा की ऊंचाई को सीमित करने का ऐलान किया है, ताकि इसे उठाने वाले लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। इसके पड़ोसी राज्य कर्नाटक में ऐसे इलाकों में गणेश उत्सव मनाने पर पाबंदी लगाई गई है जहां संक्रमण दर ज़्यादा है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में त्योहार उत्सव मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में 9 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा आयोजन पर भी कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जैसा कि विशेषज्ञों ने पाया है कि लोगों की भीड़ और कोरोना के मामलों में सीधा संबंध है। अप्रैल में आयोजित कुंभ मेले के बाद उत्तराखंड में बड़े संक्रमण के मामले और चुनावी राज्यों में बड़ी संख्या में रैलियों के आयोजन इसका एक उदाहरण है। 12 अप्रैल को भारत में 1,69,000 संक्रमित मरीज सामने आए थे। इस दौरान उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा था। वहीं 3 मई को हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी राज्यों में बाकी राज्यों के मुकाबले संक्रमित मामलों की संख्या अधिक थी। चुनावी राज्यों में हर साल 10 लाख लोगों पर औसतन 291 लोग पॉजिटिव थे, जबकि बाकी हिस्सों में ये संख्या 276 थी।
कोविड की दूसरी लहर से राजधानी दिल्ली में बदतर हालात देखने को मिले थे। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान अधिकतम 28,000 मामले सामने आए थे, जबकि उन्होंने चेताया कि तीसरी लहर के दौरान रोज संक्रमित मामलों की संख्या 35,000 तक हो सकती है। सवाल है कि जब संभावित तीसरी लहर भारत में दस्तक देने को तैयार है और देश पहले ही कोरोना की 2 लहरों में तबाही देख चुका है, ऐसे समय में रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन करना कितना जायज़ है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।